दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान या कर्नाटक राज्य में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना तमिलनाडु राज्य में हुई थी। और गुरु घासीदास एवं इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह सब भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई, मद्रास और असम के ब्रिटिश प्रांतों में लागू हुई थी। कैप्टन रीड के प्रयासों से 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किए गए थे। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल वंश के समय। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। चोल समाज की स्थापना विजयालय ने की थी। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा जो नाम है वह सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल है वह है कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन है। द्वितीय क्षेत्र में जो शामिल है प्रमुख रूप से वह निर्माण और विनिर्माण है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में जो शामिल है वह परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा आदि है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित कर्मियों को लाल कलर कर्मी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र के कर्मी को ब्लू कलर कर्मी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कर्मियों को सफेद कलर कर्मी कहा जाता है, कहलाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती, इसका कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण संक्षारण है। जब धातु का संपर्क वायु से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बन जाती है, या संक्षारण कहलाते हैं। जब किसी परमाणु या अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीजन कहलाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबा एवं जिंक के मिश्रण से बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह अग्नि, इंद्र और सोम। वैदिक काल में इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार एवं सोम का 144 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया वाक्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुस्वर व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाई। इसे देश का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा के ताजमहल का वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अर्जुनमंद बानो बेगम का प्रचलित नाम मुमताज महल है। विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, यह कथन सही नहीं है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है या लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्य कार्यान्वित किया जाता है। इसे 7 अक्टूबर 2005 को विधि द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के बदले 150 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के संदर्भ में अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष समय का सूचक नहीं है बल्कि दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुणे 10 से घाते 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पारसेक होती है। आप भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश जो है जिसे भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारत में केंद्रशासित प्रदेश की संख्या वर्तमान समय में 8 है तथा राज्यों की संख्या 28 है। सर, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब केवल एक केंद्रशासित प्रदेश थे। वह केंद्रशासित प्रदेश था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश जो है वह चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली व दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप तथा लद्दाख है। यहाँ पर विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश हैं। पुडुचेरी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व जम्मू कश्मीर विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश हैं। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोगीबिल पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। बोगीबिल पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। बोगीबिल देश की सबसे लंबी रेल सड़क पुल है। इस पुल की लंबाई 4.9494 किलोमीटर है। नैनी पुल जो इलाहाबाद में है। पंबन पुल जो है तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक रेलवे सेतु। पंबन पुल का उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। करो या मरो भारत किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय का यह प्रसिद्ध नारा था। करो या मरो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में पारित हुआ था, जिसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर जो है वह अहमदाबाद है। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी सत्ता स्वरूप में केवल कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी है। या निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया है या सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है, इसकी सत्ता के स्वरूप केवल सिफारिशी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और मानवाधिकार दिवस जो मनाया 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में 10 दिसंबर को यूएनओ मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण के रूप में।
देश के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचार व्यापक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। उदारीकरण में वह सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग जो होता है वह टेनिस खेल में होता है। डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली जो एग्जाम में पूछते हैं वो है ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, फोर्ट ऑफ मास, सर्विस हुक, यह सभी वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। स्नूकर खेल से संबंधित जो शब्दावली वो है बेस बॉल, ब्लैक बॉल, ब्रेक, ब्रिज, सेंचुरी, चाक आदि। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली है रेडर, रेड, स्ट्रगल, सक्सेसफुल, रेड, कांट, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 73वां 74वां संशोधन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई। संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतियों के संगठनों के लिए कदम उठाएगा। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया था। 1957 के बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़े गए। 6वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन बलबन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने राज दरबार में सजदा, साष्टांग प्रणाम जिसे कहते हैं, और पैबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन को उलुग खान की उपाधि मिली थी। बलबन मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। बलबन को नवाब ए खुदा, झिल ए इलाही और खुदा ए वंदगार जैसी उपाधियां मिली थी। बलबन ने बरीद नाम की जासूसी एजेंसी बनाई थी। बलबन ने दिल्ली सल्तनत का पहला सैन्य विभाग बनाया था जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। बलबन ने ही लौ और रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इन्होंने ईरानी नववर्ष का त्यौहार नौरोज भी प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो हवा की नमी को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। हवा की नमी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। माइक्रोमीटर से मिमी के हजारों भाग को ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। किलोस्कोप से टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखा जाता है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर उपस्थित तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। फैदोमीटर से समुद्री गहराई मापी जाती है। तो समुद्री गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। आप भी ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भगवान शिव। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पामापंथी नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराई थी। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी साम्राज्य की राजधानी जो थी वह विजयनगर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर। हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासकों संगम वंश, सालू वंश, तुलुब वंश एवं अराबिडो वंश ने शासन किया था। कृष्णदेव राय जो इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे जो कि तुलुब वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसकी मुद्रा क्रोन है। ऑप्शन दिया कैनबरा, तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तथा इसकी आधिकारिक मुद्रा है डॉलर। ब्रिस्टल और ब्रिटेन जो ऑप्शन ब्रिस्टल जो है और ब्रिटेन का तथा सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर जो है वार्षिक पुरस्कार यह जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है।
शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 में दिया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय असाधारण प्रतिभा के अधिनियम को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में स्थित है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।